फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, टू कॉइल्स आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर, द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द पेयर ऑफ द कॉइल डिपेंड्स अपॉन। म्यूचुअल इंडक्टेंस किस चीज पे डिपेंड करता है, और उसके लिए आपके पास यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है रेट एट विच करंट चेंज इन द टू कॉइल्स, ऑप्शन बी relative position of and orientation of the coils, option C rate at which voltage induced across two coils, and option D current in the two coils। तो MCQ जो है ये टर्म 1 के बेसिस पे ही बहुत सारे क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं उसके लिए यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ मैं। तो आप यहाँ पे बताते जाओगे कौन कौन सा आपके लिए, आप में इसमें से कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है वो बताना है आपको। बिल्कुल सही आपने बताया यहाँ पे, ऑप्शन बी जो है दिस इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी रिलेटिव पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स। ठीक है, क्योंकि जब म्यूचुअल इंडक्शन होती है तो उसके रिलेटिव पोजीशन और ओरिएंटेशन के बेसिस पे ही वो दूसरे कॉइल को इंड्यूस्ड करता है। जैसे आप एक कॉइल, म्यूचुअल इंडक्शन में क्या होता है, दो कॉइल होते हैं, आपने स्टडी किया हुआ है, उसमें दो कॉइल होते हैं, एक इस तरह का एक कॉइल और दूसरा कॉइल इस तरह का आप बनाते हो, और एक में जिस भी तरह से आप करंट इंड्यूस करो, चाहे एक को आप यहाँ पे बैटरी से कनेक्ट कर दो, बैटरी के करंट के फ्लो से इसको इंड्यूस करो, इसके कारण दूसरा इंड्यूस्ड होगा, या फिर आप इसको पहले वाले में आप मैग्नेट, जैसे आप नॉर्मली मैग्नेट को यहाँ पे लेके आते हो तो मैग्नेट को आप लेके आओ, तो वैसे कारण से भी इसमें करंट, इसमें जो करंट बनेगा वो दूसरे में करंट को इंड्यूस्ड करेगा। तो रिलेटिव पोजीशन की किस पोजीशन, कैसे किस तरह की पोजीशन में आपने रखा है, और ओरिएंटेशन ऑफ द कॉइल्स इस पे डिपेंड करता है। बिल्कुल सही जवाब, बी ऑप्शन सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अ कंडक्टिंग स्क्वायर लूप ऑफ साइड L and resistance R moves in a plane with the uniform velocity v perpendicular to the plane, perpendicular to one of its sides, a magnetic induction B constant in time t, space pointing perpendicular and into the plane of the loop exists everywhere as shown in the figure. The current induced in the loop is, क्या करंट यहाँ पे इंड्यूस्ड होगा उस लूप में वो हमें बताना है। तो चाहे तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम भी आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगा और ऑप्शन उसके बाद आप यहाँ पे बता सकोगे। तो पहले मैं यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ, उसके बाद आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। ये एक रेक्टेंगुलर लूप है, ठीक है, और इस रेक्टेंगुलर लूप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैं लेके जा रहा हूँ। मान लो अपने राइट साइड डायरेक्शन में मैं इस लूप को लेके जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे जो राइट साइड डायरेक्शन में मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब इस लूप की नेमिंग आप चाहो तो यहाँ पे कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि इसकी नेमिंग आप यहाँ कर रहे हो। इसकी नेमिंग है यहाँ पे आप A, B, C एंड देन D। ये नेमिंग, ये लूप है AB, रेक्टेंगुलर लूप है ABCD, और यहाँ पे इसमें इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मैं यहाँ पे इसको डाल रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैं इस तरह से इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में मैं यहाँ पे इसको दिखा रहा हूँ कि रेड वाले कलर से जो है यूनिफॉर्म इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, ये मैग्नेटिक फील्ड इसकी बनी हुई है। ठीक है, सर डी ऑप्शन क्या है सर? जीरो। तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड इसमें बनी हुई है, और इस मैग्नेटिक फील्ड को आप लिख भी सकते हो, बी से लिखना चाहो तो बी से लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये बी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनी हुई है। अब आपके पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हो। जो ऑप्शन है यहाँ पे आपके पास, ओके, तो बिल्कुल सही, यहाँ पे रिप्लाई आ गया है 0। तो ऑप्शन ये डी ऑप्शन आप बता रहे हो, ऑप्शन डी कि 0 इसका आंसर होगा। तो बहुत अच्छा बात है, मुझे कुछ इसमें डिस्कस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3।
ये आप देख सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर होती है, इज गिवन बाय इक्वेशन, ये इक्वेशन है 5t² प्लस 3t प्लस 6 द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल एट टाइम t इक्वल टू 4। अब t इक्वल टू 4 टाइम पे यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा और इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लो, आप पेन पेपर का इस्तेमाल कर सकते हो। -27 वोल्ट, -43 वोल्ट, -108 वोल्ट और 210 वोल्ट। -43 आंसर आ रहा है आपकी तरफ से। चलिए चेक कर लेते हैं यहाँ पे। E इक्वल टू आपने क्या फॉर्मूला लगाया, -d5/dt का लगाया। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए तो 5t² मतलब इसका आंसर आएगा 10t। अगर डिफरेंशिएट करोगे तो 10 इंटू टी आएगा, राइट। इसका आएगा 3 तो +3, और जिस तरह से आप देख रहे हो यहाँ पे ये सब किस में आएगा, माइनस, ये माइनस यूज किया हुआ है तो माइनस ले लिया हमने। तो 10 इंटू टी कितने पे, 4 सेकेंड पे, तो t इंटू 4, टी की जगह पे 4 ले लोगे, +3, ये मतलब ये माइनस में आएगा तो -43। बिल्कुल सही है, यहाँ पे -43 वोल्ट इज द राइट आंसर। Which of the following graphs represent the variation of current I with frequency in the AC circuit containing pure capacitor? Pure capacitor के केस में कौन सा ग्राफ यहाँ पे सही होगा आपके लिए? तो प्योर कैपेसिटर के केस में जो फॉर्मूला होता है करंट का, I इक्वल टू जैसे आप लिखते हो V/R, तो E बाय कैपेसिटर के क्या लिखते हो, E/XC। XC इक्वल टू क्या होता है, E/XC इक्वल टू 1/ωc, है ना, 2πfc। बिल्कुल सही बात, 2πfc लिखते हो आप। तो 2πfc लिखोगे तो जैसे E/R, सीधा ऊपर में 2πfc लिखें, ये इसकी बात कर रहे हो आप। तो ये जो फॉर्मूला आपने लगाया यहाँ पे, I इक्वल टू E/XC और ये E/1/2πfc, तो फिर उस केस में आपका जो थर्ड ऑप्शन है, सी ऑप्शन, ये सही होगा। इसके लिए 16 भी आप बता रहे हो कि 20 वोल्ट AC is applied to a circuit consisting of resistance and a coil with negligible resistance. If the voltage across the resistance is 12 volt, 12 volt अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज है तो वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा ये बोला जा रहा है। कितना आप बता रहे हो? बिल्कुल, क्या फॉर्मूला 16 आएगा, इसका फॉर्मूला क्या अप्लाई करना है? हाँ जी, तो मैं चाहूंगा यहाँ पे आप फिर से एक बार फॉर्मूला बोलें, √VR² VL² प्लस इक्वल टू क्या होगा, 20 जो सप्लाई आपने दिया है। तो बिल्कुल सही। और इसका जो है, जब आप VR की जगह पे क्या लोगे, VR चाहिए आपको या VL चाहिए? AC अप्लाई किया हुआ है कंसिस्टिंग रेजिस्टेंस एंड कॉइल, रेजिस्टेंस के लिए, और यहाँ पे कॉइल मतलब इंडक्टेंस के लिए। ये तो वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टेंस, वोल्टेज 12 दिया हुआ है रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो दिया हुआ है, इसका 12 का स्क्वायर करोगे प्लस VL का स्क्वायर, इतना इक्वल टू आप 200, ये हाँ VR का VL तो चाहिए, तो इसलिए मैंने इसको रखा हुआ है, VL को इसको निकालूंगा मैं, तो VL स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इसका भी स्क्वायरिंग कर लेता हूं मैं इधर, तो 20 का स्क्वायर, ठीक है, -12 का स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। तो a माइनस बी और a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 20 माइनस 12 करें तो 8 हो जाएगा, ठीक है, इंटू 20 प्लस 12 करें तो कितना हो जाएगा, 32। और तो यहाँ से VL देखा जाए तो VL इक्वल टू इतना का √, हो जाएगा। अब यहाँ पे आप इसको निकालोगे तो 16, इसका 16 वोल्ट आएगा इस तरह से। तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, बिल्कुल ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप यहाँ पे देख रहे हो। इसमें क्या दिया हुआ है? द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ एंड द करंट इन सीरीज एसी आर, ये दिया हुआ है ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट इतना, देन इट नेसेसरली, कौन सा सर्किट ये इसको माना जाए? नेसेसरली आरएल, नेसेसरी आरसी, नेसेसरी एलसीआर, और कैन बी आरसी और एलसीआर। बिल्कुल सही, ये कैन बी आरसी और एलसीआर, बिल्कुल सही। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन नंबर 6 आप देखोगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6 में जो है, इसमें क्वेश्चन आप इस बेसिस पे यहाँ पे आपको देखना है कि अ सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड लेंथ एल इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ अनदर ऑफ द सिलेंडर। द टोटल फ्लक्स ऑफ फॉर द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ये क्या होगा ये आपको बताना है, ठीक है। जरा बताइए टोटल फ्लक्स क्या होगा सिलेंडर के लिए। तो टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट्स हैव इक्वल सरफेस डेंसिटीज, दोनों की इक्वल सरफेस डेंसिटीज है। दो पैरेलल लार्ज सरफेस थिन शीट है और इसकी जो वैल्यू दी हुई है 26.4 इंटू 10⁻12 कूलम पर मीटर स्क्वायर ऑफ अपोजिट साइन। दोनों का साइन अलग अलग है यहाँ पे, एक पॉजिटिव है तो एक नेगेटिव है। और द इलेक्ट्रिक फील्ड, जी हाँ बताएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दीज प्लेट्स क्या होगी। ये दोनों सीट पे, एक पे आपने प्लस चार्ज ले लिया, मतलब एक पे प्लस लेते हो एक पे माइनस लेते हो, तो एक पे प्लस ले लिया, इस तरह से प्लस दिखा दिया, और दूसरे पे माइनस दिखा दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू फॉर्मूला क्या लगाते हो? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट फॉर्मूला लगाओगे तो लगभग बिल्कुल सही आप बता रहे हो कि डी ऑप्शन 3 न्यूटन पर कूलम की वैल्यू के इक्वल आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। करेक्ट, कंसीडर एन अनचार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर, a positive point charge is placed outside the sphere, the net charge on the sphere is then, उसके बाद नेट चार्ज आपको बतानी है स्फीयर पे क्या होगी। इसके बाद ऑप्शन देख लो। ऑप्शन ए है नेगेटिव एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ऑप्शन बी आपके पास है यहाँ पे पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द सरफेस ऑफ द स्फीयर। ऑप्शन सी है नेगेटिव एंड अपीयर्स एट द पॉइंट सरफेस ऑफ द स्फीयर क्लोजेस्ट टू द पॉइंट चार्ज। सही बताया आपने। इसका ऑप्शन जो है लास्ट ऑप्शन जो मैंने अभी यहाँ पे मैंने बताया भी नहीं था, आपने देखा और बताया 0, ठीक है 0 होगा। तो बिल्कुल स्फीयर आइसोलेटेड है, स्फीयर यूनिफॉर्म है तो चार्ज भी यूनिफॉर्मली रहेगा, और यहाँ पे आपके पास 0 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख रहे हो। 3 चार्जेस, एक है आपके पास 2q, दूसरे है -q एंड तीसरा है -q, lies at the vertices of a triangle. The value of E, मतलब E की वैल्यू और V की वैल्यू सेंट्रॉइड पे क्या होगी, ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे क्या होगी, यहाँ पे ऑप्शन देख के बताना है। ऑप्शन ए में E 0 हो रहा है, V भी 0 हो रहा है। ऑप्शन बी है E 0 है, V भी 0 है। ऑप्शन सी है E 0 है, E नॉट 0 बट V 0, एंड लास्ट ऑप्शन में है E 0 और V नॉट 0। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही होगा? देख के ध्यान से। जी हाँ, बता सकते हो आप तो बताओ। इसका बिल्कुल सही सी ऑप्शन होगा कि E 0 नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होगी, लेकिन V जो होगी वो आपकी 0 होगी सेंट्रॉइड पे, ट्रायंगल के सेंट्रॉइड पे। बिल्कुल सही। चलिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख भी रहा है, तो अगला क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा और ऊपर स्क्रॉल कर देता हूँ, क्लियर दिखे। ये क्वेश्चन आपके पास है 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स X and Y have the same area of the plate and same separation between plates. X has air, Y and Y with dielectric of constant 2.
between its plates, they are connected in series to a battery of 12 volt. The ratio of electrostatic energy stored in x and y. इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी क्या स्टोर्ड रहेगी वो यहाँ पे बताना है x और y में। इसका आएगा 2:1 का, आप वहां पे चेक करोगे आप लोग, बाकी 2:1 का आएगा। बाकी मैं अभी अगले क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। चलिए, ये क्वेश्चन है, एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। ये क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ पावर लॉस इन ए ट्रांसफार्मर। कौन सा इसमें से पावर के लॉस का, ट्रांसफार्मर में पावर लॉस का कंडीशन नहीं हो सकता है, ये आपको बताना है। कॉज नहीं है, तो कॉज नहीं है, कौन सा कॉज नहीं है? एडी करंट आर प्रोड्यूस्ड इन द सॉफ्ट आयरन कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। ऑप्शन ए था ये। ऑप्शन बी है आपके पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेयरिंग इज नॉट प्रॉपरली डन इन प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल। एंड ऑप्शन सी है, humming sound produced in the transformer due to magnetic friction. And option D है, primary coil is made up of a very thick copper wire. तो इसमें से कौन ऑप्शन आपको सही होगा ये आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है वो बताना है। तो देखिए, यह यहाँ पे मैं आपको बताऊं, एक बार याद दिला दूं कि एडी करंट लॉस होता है ट्रांसफार्मर में, फ्लक्स लीकेज भी होता है जब से प्राइमरी से सेकेंडरी में जाता है, हमिंग साउंड भी प्रोड्यूस होती है ट्रांसफार्मर में ड्यू टू मैग्नेटिक फ्रिक्शन। और अब ये लास्ट वाला जो प्राइमरी कॉइल है, ये आपका ऑप्शन गलत है, तो डी ऑप्शन आपका नहीं होगा। जब भी वायर की वाइंडिंग होती है, चाहे प्राइमरी कॉइल हो या सेकेंडरी कॉइल है, दोनों में एक 3 वायर की वाइंडिंग होती है, थिक वायर तो होता ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दिखा रहा हूं मैं कि ये है आपका, एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स ऑफ वेरिएबल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा and a fixed amplitude V is connected in series with capacitance C and electric bulb of the resistance R। ठीक है, यहाँ पे इंडक्टेंस जो है वो 0 है। when omega is increased, ओमेगा को अगर आप इंक्रीज करोगे तो क्या होगा? ऑप्शन देखो, a bulb glows dimmer, a bulb glows brighter, net impedance of the circuit remains unchanged, total impedance of the circuit increases। इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे सही होगा? बिल्कुल सही, द बल्ब ग्लोज ब्राइटर। बिल्कुल, ओमेगा अगर बढ़ता है तो आपका इम्पिडेंस भी बढ़ता है, बिल्कुल सही आपने बताया यहाँ पे। इम्पिडेंस, हाँ, ओमेगा बढ़ेगा तो इम्पिडेंस, जी हाँ, बढ़ेगा नहीं बल्कि यहाँ पे इम्पिडेंस घटेगा। और इम्पिडेंस के घटने से मतलब इम्पिडेंस क्या है? एक तरह का रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस अगर घट गया तो उसकी ब्राइटनेस क्या होगी? वो इंक्रीज ही करेगी।